व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंबस्ट प्लैनेट्स के बारे में। कंबस्ट प्लैनेट कैसे होता है, कोई भी प्लैनेट कंबस्ट कैसे होता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उनकी क्या डिग्रीज होती हैं और उनके क्या इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ पे पड़ते हैं। यदि आपका कोई भी प्लैनेट कंबस्ट है या अस्त है तो उसके क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे 9 में से सिर्फ 6 प्लैनेट ऐसे होते हैं जो कंबस्ट होते हैं। और उसका क्या रीज़न है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो राहु और केतु कभी कंबस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये फिजिकल प्लैनेट्स नहीं है, ये एक नोड्स हैं जिसे हम छाया ग्रह कहते हैं। इनके अलावा जो भी प्लैनेट्स रह गए, इनको कंबस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लैनेट है, वो है सूर्य। यानी कि सूर्य की वजह से ही अदर जो प्लैनेट्स रह गए हमारे, वो कंबस्ट होते हैं। सूर्य खुद कभी कंबस्ट नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को कभी कंबस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सूर्य का जो तेज है, जो उसकी उसका जो प्रकाश है, उसी के तेज के अंडर में जब प्लैनेट डिग्री वाइज बहुत करीब पहुंच जाता है, तब वो कंबस्ट हो जाता है। ये कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी एक छोटे से दिए के आगे 100 वाट का या 200 वाट का बल्ब ले आओगे, तो उस दिए की रोशनी का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। फिर रोशनी सिर्फ 100 वाट के बल्ब की आएगी। सिमिलरली, जब प्लैनेट्स ज़ोडिएक साइन में चलते चलते, मूव करते करते सूर्य के इतने करीब पहुंच जाते हैं कि वो सूर्य के इफेक्ट से भी प्रभावित हो जाते हैं। तो जन्म कुंडली के अंदर जब कोई प्लैनेट सूर्य के इतने करीब हो कि वो कंबस्ट हो जाए, अस्त हो जाए, तो वो कभी भी प्रॉपर इफेक्ट देने के लायक नहीं रहता है कुंडली के अंदर। वो अपने प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाता है जितने उसे देने चाहिए। अब सभी प्लैनेट्स जो हमारे बच गए हैं, 6 प्लैनेट्स जो कंबस्ट हो जाते हैं, वो है मंगल, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो ये प्लैनेट्स हमारे पर्टिकुलर डिग्रीज पे ही कंबस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य के साथ सेम डिस्टेंस पर ही सभी प्लैनेट्स कंबस्ट होंगे। सबकी अपने अपने डिस्टेंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे चंद्रमा है, वो 12 डिग्री तक ही कंबस्ट होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस प्रकार से होता है। हमें सिर्फ डिग्री देखनी है, डिग्री का गैप देखना है। चाहे सूर्य किसी और घर में हो, चाहे फॉर एग्जांपल हम मून को ले लेते हैं, मून किसी और घर में है, और चाहे दूसरी, दोनों डिफरेंट डिफरेंट राशियों में है, एक दूसरे के बाद जो पढ़ने वाली राशियां या एक दूसरे के बाद पढ़ने वाले घर, तो उसके बीच में भी अगर सिर्फ 12 डिग्री का डिफरेंस है, तो वो मून को कंबस्ट कर देगा सूर्य। फॉर एग्जांपल, अगर मेष राशि में सूर्य है, हम ले लेते हैं मेष राशि में सूर्य 25 डिग्री का है, और मेष से अगली जो राशि होती है वृष राशि, वृष राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, और चंद्रमा आ जाता है सूर्य की डिग्री से 12 डिग्री के अंदर अंदर। यानी कि अगर सूर्य 25 डिग्री है, तो चंद्रमा की डिग्री अगर प्लस कर दी जाए, यानी कि मेष राशि के अंदर सूर्य की 5 डिग्री और प्लस हो गई, टोटल हो गई 30। बाकी की बच गई 7 डिग्री। 7 डिग्री को हम आगे वृष राशि में ले लेते हैं। तो यानी कि अगर चंद्रमा 7 डिग्री के अंदर 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 है, तो वो कंबस्ट माना जाएगा। कंबस्ट कंबस्ट प्लैनेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि सूर्य के साथ प्लैनेट किसी एक ही घर में हो, अलग अलग घर में होंगे तब भी कंबस्ट माना जाएगा। एक घर में होंगे विद इन दिस डिग्री, तब भी कंबस्ट माना जाएगा। तो मून 12 डिग्री में कंबस्ट हो जाता है। मरकरी जो होता है, बुध, वो 14 डिग्री के अंदर अंदर कंबस्ट होता है। गुरु जो है 11 डिग्री के अंदर अंदर कंबस्ट होता है। शुक्र 10 डिग्री के अंदर अंदर कंबस्ट हो जाता है, और शनि जो है 16 डिग्री के अंदर अंदर कंबस्ट होता है। तो आप ये मान के चलो, मंगल, सूर्य और शुक्र एक ही घर में बैठे हों। ये मैं कहीं देख रहा था, एग्जाम्पल ले रहे थे, लेकिन वो महाशय जी कह रहे थे कि भाई वीनस कंबस्ट पता नहीं क्यों नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, उनकी थोड़ी सी स्टडी पूरी नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो सन, वीनस और जो है मंगल एक ही घर में बैठे हुए हैं, और मंगल विद इन 17 डिग्री बैठा हुआ है सन के साथ। तो मंगल कंबस्ट है। और इन दोनों के बीच में जो सूर्य है, सॉरी वीनस जो है, वो विद इन 11 या 12 डिग्री बैठा हुआ था। यानी कि वीनस की जो कंबस्ट होने की डिग्री है वो 10 डिग्री है,
लेकिन वो अपनी 10 डिग्री की रेंज से बाहर था। और अगर 17 डिग्री मंगल की ले जाए तो मंगल की डिग्री के अंदर था। तो मंगल जी तो महाशय अपना 17 डिग्री के अंदर थे, वो कंबस्ट हो गए, लेकिन वीनस कंबस्ट नहीं था। यहाँ तक कि वो मंगल और सूर्य के बीच में होने के बावजूद कंबस्ट नहीं था, क्योंकि वो सूर्य से 10 डिग्री के अंदर नहीं था। तो सेम सिचुएशन में अगर मंगल कंबस्ट है विद इन 17 डिग्री, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बीच में अगर शुक्र बैठ गया है तो वो भी कंबस्ट होगा। शुक्र का भी विद इन 10 डिग्री होना ज़रूरी है, तभी वो कंबस्ट होगा। तो ये भी काफ़ी बार कन्फ्यूजन देखा गया एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में कि अगर कोई एक प्लैनेट कंबस्ट है तो उसकी अंदर की डिग्री में दूसरा क्यों नहीं है। उसका ये रीज़न है, हर प्लैनेट की अपनी एक कैपेबिलिटी है कि वो कितनी डिग्री तक सूर्य की जो रेंज है उसको सहन कर पाएगा। अब जो शुक्र है, शुक्र मैक्सिमम जो है सूर्य के करीब जा सकता है। सबसे ज़्यादा डिग्री वाइज अगर कोई प्लैनेट जा सकता है सूर्य के, तो वो शुक्र है, जो कि कंबस्ट नहीं होगा। 10 डिग्री के बाद ही उसका कंबंशन स्टार्ट होगा। और बाकी प्लैनेट्स की डिग्री मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अब आते हैं दोस्तों कि ये कंबस्ट प्लैनेट जब आपकी कुंडली में हो जाते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, कैसे इफेक्ट आते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर कंबस्ट होकर बैठा हुआ है या अस्त होकर बैठा हुआ है, अस्त का मतलब क्या होता है, आपने जब सूर्य अस्त हो जाता है तो क्या होता है, उसकी रोशनी चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। जो थोड़ी थोड़ी बहुत रोशनी आती है वो चंद्रमा की आती है, हल्की फुल्की, और वो चंद्रमा की जो रोशनी है वो भी उसकी अपनी नहीं है, सूर्य की दी हुई रोशनी है, यानी कि सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है चंद्रमा। तो सूर्य जब अस्त हो गया, वर्चुअल अस्त हो गया जब सूर्य, नॉट इन कुंडली, लेकिन हमारे जहाँ हम रह रहे हैं पृथ्वी पर, जब सूर्य अस्त होता है किसी भी देश में तो अंधेरा हो जाता है। सेम चीज़ है बाकी प्लैनेट्स के साथ। कुंडली के अंदर अगर कोई भी प्लैनेट अस्त हो रहा है तो उस प्लैनेट की जो अपनी शक्ति है, अपनी जो पावर है, अपनी उसकी जो रोशनी है वो ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं रहती है कि वो आपको रिज़ल्ट दे सके। आपने बहुत सी कुंडलियों में, आपने अपनी खुद की कुंडली में अगर आपका कोई प्लैनेट अस्त है तो आप देखेंगे कि वो प्लैनेट बेनिफिशियल प्लैनेट होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है उससे रिलेटेड। हो सकता है उसकी दशा भी चल रही हो और फिर भी आपको उतने फ़ायदे ना मिल रहे हो। अगर आपकी दूसरे घर की दशा है और दूसरे घर का मालिक अस्त होकर बैठा है तो दूसरा घर धन का भाव माना गया है, और धन भाव की जब भी दशा चलती है तो पैसा बहुत कमाता है ऐसा इंसान। अगर उस दशा में भी आप पैसा नहीं कमा रहे हो क्योंकि वो आपका धन भाव का जो मालिक है प्लैनेट वो अस्त कंडीशन में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब अस्त होने से उसकी जो शक्ति है वो ख़त्म हो गई काम करने की। अब जब तक उस अस्त प्लैनेट को आप थोड़ी सी पावर नहीं दोगे या ताकि उसका इफ़ेक्ट आपको मिल सके, तब तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिलना इसका। हालांकि कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, आप किसी भी अपने अस्त प्लैनेट को परमानेंट जो है जागृत नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो एक बार अगर आपकी कुंडली में अस्त हो गया तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उसी हिसाब से आने। लेकिन आप कोशिश कर सकते हो, ऐसे बहुत से उपाय हैं। आप किसी, अगर आपका अस्त प्लैनेट पॉजिटिव प्लैनेट है आपकी कुंडली में तो आप उसका मंत्र जाप कर सकते हो। मंत्र जाप करने से उसकी शक्ति बढ़ेगी और उसकी जो पावर बढ़ेगी तो उसके इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में आएंगे। आप अस्त प्लैनेट से जुड़ा हुआ रत्न धारण कर सकते हो, अगर वो अस्त प्लैनेट बेनिफिट देने वाला प्लैनेट है आपका और उससे जुड़ी हुई चीज़ों की कमी है आपकी लाइफ में, तो उससे जुड़ा हुआ आप स्टोन पहन सकते हो, रत्न धारण कर सकते हो। या फिर उस प्लैनेट से जुड़े हुए जो आपके रिलेशनशिप हैं, जैसे सूर्य जो होता है, हालांकि सूर्य अस्त नहीं होता है लेकिन रिलेशनशिप जो है सूर्य पिता के साथ होता है रिलेशनशिप, माता का जो रिलेशन होता है वो चंद्रमा से देखा जाता है, बुध का रिलेशन जो होता है बहनों से देखा जाता है, बुआओं से, घर के छोटे बच्चों से। तो हर प्लैनेट का एक अपना रिलेशन होता है, उस रिलेशन में आप सुधार कर सकते हो, उससे उस पर्टिकुलर प्लैनेट के अच्छे इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे। अब हम यह बात करते हैं कि कौन सा प्लैनेट अगर आपका अस्त है
तो उसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। हालांकि पर्टिकुलर तो कुंडली चेक करके ही पता लगता है। अगर देखो लॉर्डशिप देखी जाए तो अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका अस्त है, लगन का स्वामी अस्त है, तो आपकी हेल्थ वीक होगी, आपकी हेल्थ वीक होगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके अंदर। आप कुछ करना चाहते हो लेकिन हिम्मत नहीं रहेगी, क्योंकि मेन जो पावर है आपकी वो आपका लगन है, और उसका प्लैनेट अगर अस्त हो जाए तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहेगा आपके लिए। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हाउस के जो लॉर्ड होंगे उनके डिफरेंट हाउस के हिसाब से ही जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अगर उसका प्लैनेट, अगर सेकंड हाउस का प्लैनेट आपका अस्त है तो आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो अपना परिवार है उसमें कमी हो सकती है, बच्चे होने में कमी हो सकती है। धन भाव होता है सेकंड हाउस, तो धन की कमी रह सकती है आपको। थर्ड हाउस का प्लैनेट अगर लॉर्ड आपका वीक है, अस्त है, कंबस्ट है, तो आपकी हिम्मत जो होती है काम करने की, आपकी जो इच्छा शक्ति है उसमें कमी आ सकती है। तो हर घर से जुड़ी हुई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपके पास घर नहीं है अपना, आप शुरू से रेंट पर रहते हो, तो आप चेक करो कि फोर्थ हाउस का आपका प्लैनेट अस्त तो नहीं है। अगर फोर्थ हाउस का प्लैनेट अस्त है तो माता को परेशानी, आपको घर और प्रॉपर्टी मिलने में परेशानी, घर नहीं बन रहा आपका, लग्जरी नहीं है आपके पास, गाड़ी नहीं है अपनी। फिफ्थ हाउस का प्लैनेट अस्त है तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, बच्चे होने में प्रॉब्लम आएगी, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। सिक्स हाउस का प्लैनेट अस्त है तो जॉब सर्विस मिलने में दिक्कत आती है, कंपटीशन फेस नहीं कर सकते हो आप। सेवन्थ हाउस का प्लैनेट अस्त है तो मैरिज नहीं हो रही है आपकी, या मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, बार बार तलाक हो रहा है। एट्थ हाउस का प्लैनेट अस्त है तो हो सकता है आपको आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ना मिले। एट्थ हाउस से जुड़ी और जो फायदेमंद चीज़ें होती हैं उनमें दिक्कत हो। नाइन्थ हाउस का प्लैनेट अस्त है तो नाइन्थ हाउस को हम भाग्य कहते हैं, आपका भाग्य वीक है, आपकी विदेश यात्राएं नहीं होती, लंबी यात्राएं होती हैं तो लंबी यात्राओं में परेशानी होती है आपको। टेंथ हाउस का प्लैनेट अगर आपका टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर अस्त है तो टेंथ हाउस योर प्रमोशन, योर स्टेटस, योर प्रोफेशन, प्रोफेशन से, स्टेटस से और प्रमोशन से रिलेटेड बड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिलता है। 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। 11th हाउस इज़ योर इनकम, आपकी इच्छा पूर्ति। बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको जो है इनकम अच्छी नहीं होती आपकी, अगर 11th हाउस का लॉर्ड आपका अस्त है तो। उसी तरीके से 12th हाउस का लॉर्ड अगर आपका अस्त है, वैसे तो मेलेफिक हाउस के अगर लॉर्ड अस्त हो जाएं तो वो कई मायनों में अच्छा भी होता है कि उनके बैड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते, लेकिन इन हाउसेस से जुड़े हुए कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिनका मिलना ज़रूरी है, उनमें कमी हो जाती है। उसी तरीके से अगर जनरल वे में लिया जाए अलग अलग प्लैनेट क्या क्या लॉर्डशिप वाइज, तो वो रिजल्ट देंगे ही देंगे, चाहे कोई भी प्लैनेट आपका फर्स्ट से लेकर 12th हाउस का लॉर्ड हो, अगर वो अस्त हो गया तो वो लॉर्डशिप के रिजल्ट्स तो आपको कम हो ही जाएंगे उसके अंदर। लेकिन उसके अलावा उनकी जो जर्नल टेंडेंसीज है, जैसे अगर चंद्रमा आपका अस्त हो गया तो चंद्रमा क्या है, माता है, तो माता से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, माता का सुख कम हो सकता है, माता को प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्रमा जो होता है लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंस होता है, फाइनेंस भी कमी रहती है। चंद्रमा आपका अपना मन है, दिमाग है, माइंड है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, बहुत छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेना, डिप्रेशन हो जाना, तो चंद्रमा अस्त होना भी अच्छा नहीं होता है कुंडली में, स्पेशली बच्चों के लिए। अब अगर आपका मंगल अस्त हो गया तो मंगल जो होता है जो हमारे शरीर का जो जोश है, खून है हमारा, हमारी जो हिम्मत है, हमारी जो पावर है, वही अस्त हो गई। तो जो लोग स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं लेकिन उनका मंगल अस्त है तो वो कभी भी compete नहीं कर पाएंगे, स्पोर्ट्स में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनकी इच्छा जो है धरी की धरी रह जाएगी, मंगल स्ट्रांग होना ज़रूरी है।
फौज में जाना चाहते हो, आप पुलिस में जाना चाहते हो, मंगल अस्त्र नहीं होना चाहिए, मंगल स्ट्रांग होना चाहिए। बुध आपका अस्त है तो सबसे पहले तो लैंग्वेज खराब हो जाएगी आपकी, बिना बात के गालियां दोगे, बाद में आप खुद सोचोगे भाई मैंने क्यों गाली दे दी, खराबी लैंग्वेज में आ जाएगी। क्योंकि बुध क्या है, स्पीच है हमारी, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप रहेगा आपका, आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे। और ये एक बहुत बड़ा जो है सेटबैक है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। बुध अच्छा होना ज़रूरी है। जो बैंकिंग सेक्टर में लोग हैं उनके लिए बुध होना अच्छा होना ज़रूरी है। जो कम्युनिकेशन की फील्ड में है, जो मीडिया लाइन में है, जो फिल्म लाइन में है, ऐसे लोगों के लिए बुध होना अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिलेशंस ख़राब होंगे अगर बुध आपका अच्छा नहीं होगा तो। बहनों को परेशानी हो सकती है, बहन दुखी हो सकती है आपकी। गुरु अस्त है तो गुरु अस्त होने से तो बहुत सी परेशानियाँ आ जाती हैं। आप किसी का गुरु क्या, आपके जीवन की अच्छाई है गुरु, आपकी शिक्षा है गुरु, आपकी एजुकेशन है गुरु, तो इन चीज़ों में कमी आ जाएगी। जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, जो किसी का अच्छा बुरा नहीं सोचते हैं, जो लोग अच्छा बुरा नहीं सोचते किसी का, तो ऐसे लोगों का भी गुरु अस्त हो सकता है, या गुरु वीक हो सकता है, या गुरु खराब रिजल्ट देता है। क्योंकि गुरु क्या है, हमारे जीवन की अच्छाई है। अगर गुरु अच्छा नहीं है, गुरु अस्त है, तो आपको अच्छे बुरे की समझ नहीं है। इसलिए गुरु अच्छा होना हर किसी के लिए ज़रूरी है। अब अगर आपका वीनस अस्त हो गया तो पत्नी को परेशानी, पत्नी से परेशानी, ये समझ लो कि वीनस से जुड़ी और भी चीज़ें, लग्जरी लाइफ है आपकी, वो ख़त्म हो जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। आप चाहते तो बहुत कुछ लेना, लेकिन आप ले नहीं पाते हो। पैसा हो सकता है, पैसा होने के बावजूद भी आप उसका इस्तेमाल ना करते हो, अगर वीनस ही अस्त है। लड़कियों के लिए वीनस अस्त होना तो बहुत ज़्यादा बुरा है, उनकी सुंदरता पे असर आ जाएगा। वीनस जितना अच्छा होगा उतनी सुंदरता लड़कियों की होगी, और अगर जितना वीक होगा, अस्त होगा, तो सुंदरता में कमी आ जाएगी। शनि अगर अस्त है तो शनि रिप्रेजेंट करता है आपकी अच्छी सोच को, जैसा कि जुपिटर रिप्रेजेंट करता है आपकी अच्छी सोच को, उसी तरीके से शनि भी रिप्रेजेंट करता है आपकी अच्छी सोच को। आप अगर आपका शनि अस्त हो गया तो आप कभी भी किसी का बुरा करने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर शनि स्ट्रांग है तो आप कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, आप हमेशा न्याय का साथ देंगे। तो शनि का स्ट्रांग होना भी बड़ा ज़रूरी है जीवन में। शनि आपकी मेहनत है, अगर शनि अस्त है तो आप कभी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो ये सब रिजल्ट्स आते हैं जब कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में अस्त हो जाता है। तो कोई भी प्लैनेट देखो, प्लैनेट चाहे मैलिफिक हो चाहे बेनिफिक हो, हर प्लैनेट की एनर्जी हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। मैं कभी ये नहीं कहता कि आपका फला प्लैनेट ख़राब है तो वो बिल्कुल ही यानी कि काम करने लायक ही ना रहे, ऐसा हो जाए। क्योंकि उसके भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, इंटरनल छुपे हुए बेनिफिट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर छठा घर भाई बीमारी का है तो छठा घर कंपटीशन का भी है, छठा घर आपकी जॉब और सर्विस का भी है। तो टाइम टाइम की बात होती है कब किस प्लैनेट से आपको क्या लेना है। हो सकता है छठा घर आपको बुढ़ापे में बीमारी दे, लेकिन छठा घर आपको करियर टाइम में तो जॉब देगा, कंपटीशन फेस करना सिखाएगा। आप घर लेने के लिए जो लोन्स लेते हो वो कहाँ से मिलेगा, छठे घर से मिलेगा लोन। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हैं, वो कहाँ से सॉल्व होंगी, वो भी छठे घर से सॉल्व होंगी। तो हर घर का, हर प्लैनेट का अपना एक महत्व होता है। सभी प्लैनेट्स की एनर्जी को बरकरार रखना ज़रूरी है, तभी बैलेंस बनता है लाइफ में। अगर सपोज़ करो कि आपका जीवन 7 रंगों से मिलके बना है, तो किसी भी रंग की कमी आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो सारे रंगों की कमी भरपाई होनी चाहिए। उसी तरीके से हर प्लैनेट का इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में अच्छा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जहाँ पर प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट कम या ज़्यादा हो जाता है, वहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।
तो मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।